हेलो डियर, तो वेलकम करता हूं जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। अब से लगातार आपका 15 अप्रैल तक कंटिन्यू जो है रिवीजन का वीडियो चलेगा। चाहे आप फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, मैंने कल ही बता दिया था। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में मैं शॉर्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत खूबसूरत प्रश्न है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है आपके सामने कि ब्लड ग्रुप से क्या समझते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले रक्त समूह के बारे में देखते हैं। देखिए, रक्त समूह ब्लड ग्रुप आप लोग देखते होइएगा कि हर एक व्यक्ति में तो ब्लड एक ही होता है, देखने में रंग एक ही होता है, सब चीज़ एक होता है। बट उसके अंदर जो समूह होता है, जो एंटीजन होता है, अब समूह का जो निर्धारण होता है एंटीजन के कारण ही होता है। तो जो व्यक्ति में ब्लड होता है, उस ब्लड में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, उसका जो एंटीजन होता है सब में अलग अलग होता है। उसी एंटीजन पर निर्धारण होता है कि कौन से ब्लड में, किसके ब्लड में कौन सा रक्त समूह है। तो चलिए हम इस रक्त समूह को समझते हैं। देखिए, मानव रक्त को एबीओ रक्त समूह सिस्टम द्वारा ए बी तथा ओ रक्त समूह में बांटा गया है। आप लोग जाइएगा जांच करवाने, तो इसी एबीओ आरएच का जो है जांच किया जाता है। आरएच फैक्टर जो होता है, ठीक है, और एबीओ जो होता है यह रक्त समूह का सिस्टम है, जिसमें एबीओ कहने का मतलब होता है कि इसी एबीओ के अंदर चारों समूह आता है। ए होगा सिर्फ तो ए रक्त समूह, सिर्फ बी होगा तो बी रक्त समूह, और सिर्फ ओ होगा तो ओ रक्त समूह। ठीक है, लेकिन यह तीनों मिलके कैसे 4 रक्त समूह बनाता है? तो एक तो हो गया ये तीनों अपना सिंगल सिंगल, और दोनों ए और बी दोनों साथ में अगर मिलता है तो वह ए बी रक्त समूह वाला होता है। तो यही ए बी ओ मिलकर 4 जो है रक्त समूह को बांटता है अलग अलग। ठीक है, इसीलिए इसे एबीओ सिस्टम कहते हैं। ओके, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की सतह लेयर पर पाए जाने वाले दो भिन्न ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन की उपस्थिति तथा जो है अनुपस्थिति के आधार पर समूह की पहचान की जाती है। ठीक है, देखिए, जो हम लोग जानते हैं हमारे ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, और प्लेटलेट है। रक्त के 3 घटक होते हैं, यह 3 घटक है हमारे ब्लड में। लेकिन जो ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वह आरबीसी से होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट पर नहीं होता है, आरबीसी पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। ठीक है, अब होता यह है कि ये जो आरबीसी होता है, तो ये आरबीसी चूँकि हमारे ब्लड का ही हिस्सा है। ठीक है, तो आरबीसी के सतह लेयर पर जिस व्यक्ति का एंटीजन, जो एंटीजन पाया जाता है वह उसके वर्ग का हो जाता है। जैसे प्रोटीन जो पाया जाता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है एंटीजन, समझ गए क्या होता है? तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है यह एक प्रकार का, ग्लाइकोप्रोटीन जो है यह एक प्रकार का लिपिड होता है जो आपके आरबीसी रेड ब्लड सेल के सतह पर पाया जाता है। अब यह सतह पर पाया जाता है कहने का मतलब है यह एक एंटीजन होता है। अगर मान गए यह वाला एंटीजन अगर ए होगा, ठीक है, यह एंटीजन अगर ए का होगा तो वह ग्रुप समूह ए कहलाएगा। मतलब आप जाइएगा ग्रुप चेक कराने, ब्लड चेक कराने, ग्रुप चेक कराने कि हमारा कौन सा समूह है, तो वह एक खास केमिकल रखा होता है। ठीक है, वह केमिकल को क्या करता है, डालता है, और डालने से अगर समझिए वह अलग अलग इन सभी ग्रुपों का अलग अलग जो है रखा रहता है एंटीजन। अब वह आपके ब्लड लेगा और उस ब्लड को उससे जो है क्या करेगा, मिलाएगा, और जब थक्का बन जाएगा तो समझ जाएगा कि दोनों जो है एक प्रकृति का है, और आपके ब्लड जो है जिस केमिकल को यूज किया रहेगा उसी ग्रुप का आपका ब्लड हो जाता है। ठीक है, तो खास एक एंटीजन होता है, यह लिपिड होता है जो आपके आरबीसी के सतह पर पाया जाता है, और वही निर्धारित करता है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर यह एंटीजन ए ग्रुप का होगा तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर यह एंटीजन बी का होगा तो बी होगा, अगर ए बी का होगा तो ए बी होगा। ठीक है, और इसी के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम समूह के पहचान करते हैं। ठीक है, चलिए कैसे, आगे देखिए। यह एंटीजन एग्लूटिनोजेंस, ठीक लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, यह ए एंटीजन, ठीक है ना, ए एंटीजन एग्लूटिनोजिन्स है। ठीक है, ये जो एंटीजन है जो इस पर स्थित होता है, ठीक है,
ये एंटीजन जो है जो निर्धारण करता है ब्लड ग्रुप को निर्धारण करता है, यह एंटीजन एग्लूटिनोजेन है। ठीक है, एग्लूटिनोजेन है। तो यह एग्लूटिनोजेन जो है यह निर्धारण करता है आपके समूह को, और जो समूह को निर्धारण करता है, अगर ए एंटीजन है तो आपके उपस्थिति होने पर रक्त समूह ए होगा। अगर यह एग्लूटिनोजेंस ए उपस्थित हो रहा है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, अगर बी एंटीजन उपस्थिति है तो आप बी ग्रुप से हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपके ब्लड के सतह पर ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित है तो फिर आप ए और बी ग्रुप के कहलाते हैं, ए बी ग्रुप का कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, कोई भी एंटीजन अगर नहीं होता है आपके रक्त के सतह पर तो वह ओ रक्त समूह की पहचान की जाती है। ठीक है, तो जो ओ रक्त समूह होता है बड़ा ही दुर्लभ होता है। ठीक है, इस पर कोई एंटीजन जो है नहीं पाया जाता, यही कारण से इसे ओ रक्त वर्ग में रखा जाता है। अगर आपका ना ए मिला ना बी मिला, ठीक है, ना ए बी मिला, तो फिर आपका जो रक्त समूह होगा वह ओ ग्रुप का होगा। ठीक है, और इसी 4 ग्रुप को जो है अलग अलग सब कैटेगरी में बांटा गया है, जो पॉजिटिव और निगेटिव करके बताया गया है। तो 4 ग्रुप यहाँ पे है, और इसी 4 ग्रुप को अलग अलग निगेटिव पॉजिटिव में कर 8 ग्रुप अलग बना दिया गया। ठीक है, जिसमें ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, इसी प्रकार से 4 दूना 8 हो जाता है। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार प्लाज्मा में प्राकृतिक एंटीबॉडीज एग्लूटिनिन्स होती है, जो कि एंटी ए एवं एंटी बी प्रकार की होती है। ठीक है, प्लाज्मा में जो है एंटी ग्लूटिन्स होती है जो एंटी ए एंटी बी प्रकार के होती है। ठीक है, यह ट्रांसफ्यूजन से पूर्व आरबीसी पर एंटीजन एवं प्लाज्मा में उपस्थिति एंटीबॉडी दोनों की पहचान की जाती है। जब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो देखते होइएगा कि ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट होता है, किसी को सिर्फ प्लाज्मा की ज़रूरत होता है, किसी को हीमोग्लोबिन चढ़ाना होता है, किसी को होल ब्लड चढ़ाना होता है। तो जब आप ब्लड लेने जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अगर सीधा ब्लड कहेंगे तो वह होल ब्लड की बात करेगा कि कंप्लीट ब्लड चाहिए, जिसका चार्जेज ज़्यादा होगा। और अगर अगर आप ब्लड में चाहते हैं कि किसी को प्लाज्मा ही सिर्फ डोनेट करना है तो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी को सिर्फ जो है हमें हीमोग्लोबिन चाहिए तो हीमोग्लोबिन डोनेट, मतलब आपको क्या चाहिए, अलग अलग जो है चीज़ें भी उपलब्ध होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया, तो ये समझ गए आप लोग। अब ब्लड ग्रुप ये चीज़ समझ गए कि कैसे कैसे निर्धारण होता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो होता है कि आप कैसे समझेंगे कि कौन सा जो है आरबीसी पर कौन सा एग्लूटिनिन होगा, तो उसको जो है प्लाज्मा में क्या चाहिए। ठीक है, एंटीबॉडी में क्या चाहिए। देखिए, ये सब डोनेट करने के लिए यह चार्ट है। ठीक है, देख लीजिए, अगर रक्त समूह ए है तो आरबीसी पर जो उसका एग्लूटिनिन होगा, अगर ए है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी में उसका जो है एंटी बी होगा। ठीक है, और रक्तदाता समूह मतलब इसको जो रक्त कौन कौन दे सकता है, ए भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, ओ तो सबको दे सकता है। ठीक है, और बाकी यह जिस ग्रुप का है उस ग्रुप को भी देगा, तो ए और ओ देगा। ठीक है, डोनेट करने का बात है। अब बी है तो बी भी देगा। ठीक है, एंटीजन ए होगा, पॉजिटिव हो उल्टा हो जाता है। ठीक है, और बी है तो बी और ओ देगा ही देगा। ए बी है तो ए बी होगा, और इसमें जो है एंटीजन की बात नहीं की जाती है एंटीबॉडी की, इसमें जो है ए बी और ओ, ए बी को सब दे सकता है ब्लड। ठीक है, ओ ग्रुप है तो इस पर भाई कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, बात समझ लीजिए। और इसमें जो एंटीबॉडी होगा यह ए और बी। ठीक है, एंटीबॉडी यह दोनों से ले सकता है, समझ गए। प्लाज्मा के कंडीशन में यह दोनों से ले सकता है, समझ गए। और बाकी रक्तदाता समूह है, रक्तदाता समूह की बात करेगा तो ओ को सिर्फ ओ ही वाला दे सकता है, समझ गए चीज़ों को। तो ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे आप समझ गए। ओके, चलिए, इसीलिए कहा जाता है कि ओ वाला का बहुत दिक्कत होता है ब्लड ग्रुप खोजने में। ठीक है ना, उपरोक्त तालिका के अनुसार देख लीजिए, ओ रक्त समूह सभी समूह के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है, ब्लड दे सकता है, तथा ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति सभी प्रकार के रक्त समूह वाले से जो है वह ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ लीजिए, बहुत अच्छा था, रक्त समूह समझा दिए मैंने आपको। अब आता है RH फैक्टर। RH फैक्टर भी एक प्रकार के आपका समूह ही है। ठीक है, जिसमें RH पॉजिटिव RH निगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
यह एक अन्य एंटीजन है, यह भी एक एंटीजन ही है RH, जो 80% मनुष्यों में पाया जाता है। ठीक है, इस एंटीजन युक्त रक्त को RH पॉजिटिव रक्त एवं इसके अभाव में RH निगेटिव कहा जाता है। तो लगभग 80% जो मनुष्य होता है, जब उसमें एंटीजन RH का पाया जाएगा तो पॉजिटिव होगा, समझ गए चीज़ें को। और अगर वह निगेटिव किस कंडीशन में होगा, जब आपके रक्त में RH का जो एंटीजन RH है इसका अनुपस्थिति होगा, अभाव होगा, तो वह RH निगेटिव होगा। लेकिन यह पाया जाता है 80% मनुष्यों में, लगभग 20% मनुष्यों में RH नहीं पाया जाता है। RH क्या है, एक एंटीजन है। ओके, रिसस फैक्टर कहते हैं इसको, RH को रिसस फैक्टर कहते हैं। ओके, इस एंटीजन की सर्वप्रथम खोज रिसस नामक बंदर प्रजाति में किए जाने के कारण इसे RH फैक्टर कहते हैं। मैंने बता दिया, रिसस नामक बंदर है, इन पर रिसर्च किया गया और इसीलिए इनका नाम RH फैक्टर, रिसस फैक्टर रखा गया। RH क्या है, एक एंटीजन है जो लगभग 80% व्यक्तियों में दिखे जाते हैं रक्त में, जबकि 20% जिनमें नहीं पाया जाता है उनमें RH निगेटिव होता है। ठीक है, तो आप लोग जाते होइएगा तो RH का भी चेक होता है। ठीक है, कि RH पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और साथ में ABO ग्रुप टाइपिंग का भी चेक किया जाता है। तो ABA क्या है, एक सिस्टम प्रणाली है जिसमें सभी रक्त समूह वर्ग आ जाता है। ठीक है, और RH भी एक आपका रक्त समूह पहचानने का ही एक एंटीजन है। ठीक है, जिसमें RH पॉजिटिव और निगेटिव बताता है। ओके, चलिए ये समझ गए। अब आता है क्लॉटिंग फैक्टर। आपसे क्लॉटिंग फैक्टर पूछा जा सकता है। तो रक्त के जो क्लॉटिंग होता है ना, उसका एक फैक्टर होता है, एक कारक होता है जिसके कारण ब्लड जमता है, थक्का बनता है। ठीक है, तो रक्त के थक्का बनने हेतु कुछ कारक है जिसकी आवश्यकता होती है थक्का बनने के लिए, एक क्लॉटिंग फैक्टर या स्कंदन कारक कहलाते हैं। देखिए, अब कुछ फैक्टर्स है, कुछ कारक है जिनकी आवश्यकता पड़ती है ब्लड को जमाने में, थक्का करने में। क्योंकि समझिए, अगर ब्लड थक्का न होगा तो आपके बॉडी में कहीं पर कट फट जाएगा तो कंटिन्यू ब्लड निकलते रहेगा, तो उसके लिए घाव हो जाए, कट फट जाए दुर्घटना से, तो इन सब के लिए ब्लड क्लॉटिंग होना जरूरी है। और यह ब्लड क्लॉटिंग कुछ कारण, कुछ आवश्यकता होती है कुछ फैक्टर्स की, जिसे हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स या स्कंदन कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए, यह कुल क्लॉटिंग फैक्टर कितना है, 13 है, समझ गए। और इसकी सूची निम्न में नीचे दिए गए हैं, इसकी सूची आपको खुद से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, मैंने यहाँ पे दे दिया है। पहला है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन है दूसरा, तीसरा है टिश्यू फैक्टर ऑफ या थ्रोम्बोप्लास्टिन है, चौथा कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम प्लस प्लस है यहाँ पे। प्रो देख लीजिए, प्रो एस्लेरिन है, लेविल फैक्टर कहते हैं। छठा में अनलिस्टेड है, प्रो कन्वर्टिन है, एंटी हेमोफिलिक ग्लोबिन है, AHG, क्रिसमस फैक्टर है। ठीक है, स्टॉट पावर फैक्टर है, एंटीसेडेंट या हीमोफिलिया सी फैक्टर है, हेजमैन फैक्टर है, फाइब्रिन एस्टेबिलाइजिंग फैक्टर है। और यह कुल 13 फैक्टर जो कि आपको खुद से इसको याद करना है कि कौन से फैक्टर है, कितने 13 फैक्टर है। ठीक है, मैं इसको रटवाने जाऊंगा तो फिर बहुत समय लगेगा, आपको इसको क्लियर करना है। ठीक है, अब आता है शॉर्ट नोट लिखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट के कितने कितने प्रकार हैं बताइए। तो चलिए हम ज्वाइंट के प्रकार को देखते हैं। ज्वाइंट के प्रकार, ज्वाइंट मतलब क्या होता है, संधि, जोड़, दो हड्डियों को जो आपस में जहाँ जुड़ता है उसी को ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये ज्वाइंट कितने प्रकार के हैं। अब हमारे बॉडी में अलग अलग ज्वाइंट है, गर्दन है, पैर है, ठीक है, केहूनी है, तो सब जगह देखते होइएगा अलग अलग आकार है। और जैसे कमर है, कमर में कितना बड़ा ज्वाइंट होगा, समझ सकते हैं। तो ज्वाइंट संरचना और गतिशीलता के आधार पर ज्वाइंट को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट को अलग अलग काम, अलग अलग संरचना मतलब स्ट्रक्चर, और मोबिलिटी यानी गतिशीलता के आधार पर इसे 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यही टाइप्स ऑफ ज्वाइंट है। पहला है फाइब्रस ज्वाइंट यानी अगतिशील। फाइब्रस ज्वाइंट है जो वैसा ज्वाइंट, यह ज्वाइंट वहाँ होगा जहाँ पे हमारा बॉडी मूवमेंट नहीं करता होगा, वह ज्वाइंट मूवमेंट नहीं करता होगा, इसीलिए इसे फाइब्रस ज्वाइंट या इसी को अगतिशील कहा गया। ठीक है, दूसरा है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। कार्टिलेजियस ज्वाइंट का मतलब होता है
कि हल्का हल्का यानी आंशिक रूप से वह ज्वाइंट में गतिशील होगा, ठीक है। जबकि साइनोवियल ज्वाइंट का मतलब है पूर्णतः गतिशील। अब हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ ज्वाइंट है और वह ज्वाइंट जहाँ जहाँ हड्डी आपस में जुड़ा हुआ है, वह जुड़े हुए स्थान पर काफ़ी अच्छे से मूवमेंट अगर वह ज्वाइंट इधर उधर कर रहा है तो वह साइनोवियल ज्वाइंट होगा। जहाँ जहाँ आपके ज्वाइंट है, जैसे केहूनी हो गया, केहूनी हो गया आराम से, कलाई का ज्वाइंट हो गया आराम से इधर उधर ज्वाइंट जो है आराम से मूवमेंट कर रहा, ठीक है। कंधा हो गया, कंधा भी जो है आराम से इधर उधर ज्वाइंट कर रहा है। पैर है जिसमें हम लोग घुटना कहते हैं, ये भी आराम से इधर उधर मूवमेंट कर जा रहा है ज्वाइंट से। तो पूर्णतः गतिशील वाला होगा वह साइनोवियल होगा। अगर हल्का फल्का ज्वाइंट वाला होगा तो वह आंशिक होगा, जिसमें कार्टिलिजियस ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। इसे उपास्थि संधि भी कह सकते हैं। और अगतिशील है फाइब्रस ज्वाइंट है। फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ कहाँ पे होता है, तो वे जगह जहाँ पे ज्वाइंट तो है बट वह ज्वाइंट गतिशील नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमारा हड्डी, हाँ, जैसे हमारा कपार का हड्डी, ठीक है, सर का हड्डी, तो सर में भी हमारा ज्वाइंट है, ठीक है। हमारा कपाल जो है, आगे का जो सर का भाग है उसमें भी ज्वाइंट है, बट वह ज्वाइंट जो है सुचर्स कहलाता है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा फाइबर है, तंतुमय ज्वाइंट है कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, फाइब्रस ज्वाइंट में सुचर्स है, सिंडेस्मोसिस है और गॉम्फोसिस है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा है फाइब्रस ज्वाइंट में अगतिशील वाला में कौन कौन सा है, सुचर्स है जो कि सर में होता है, कपाल में, सिंडेमोसिस है और गॉम्फोसिस है। यह तीनों फाइब्रस में याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखिएगा कार्टिलिजियस ज्वाइंट यानी आंशिक गतिशील वाला या उपास्थि संधि। इसमें सिम्फाइसिस होता है और सिंकोड्रेंसोज होता है, ठीक है। सिम्फाइसिस और सिंकोड्रेस, ठीक है, सिंकोड्रोसेज, ओके, याद रखिएगा। तीसरा है साइनोवियल ज्वाइंट। इसमें हिंग ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट, ग्लीडिंग ज्वाइंट, एलिपोडवाइज, सैडल ज्वाइंट। तो जितना भी मूवमेंट वाला ज्वाइंट है सब के सब साइनोवियल ज्वाइंट में आ जाएगा। इसीलिए साइनोवियल ज्वाइंट अति महत्वपूर्ण ज्वाइंट माना जाता है, क्योंकि यह ज्वाइंट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, ठीक है। समझ गए चीज़ों को। तो एक बार और से समझिए, ज्वाइंट का प्रकार उसके संरचना और उसके गतिशीलता के आधार पर अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है। पहला है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलिजिनियस ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। अगतिशील मतलब वैसा ज्वाइंट जिसमें पूर्णतः गति नहीं हो, वह अगतिशील। आंशिक वैसा ज्वाइंट जहाँ पे हल्का फल्का मूवमेंट होता हो तो वह कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। और साइनोवियल ज्वाइंट जिस ज्वाइंट पर पूर्णतः मूवमेंट हो, गतिशील हो, तो वह साइनोवियल ज्वाइंट, ओके। एक बार और देखिए, फाइब्रस ज्वाइंट में सुचर्स, सेंडोस्मोसिस और गॉम्फोसिस, ठीक है, गॉम्फोसिस। उसके बाद है दूसरा है कार्टिलेजिनियस में सिम्फाइसिस है, सिंकोड्रोसेज है, ठीक है, सिंकोड्रोसेज, ओके। आगे देखिए, इसमें है हिंग ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, कैंडिलॉइड ज्वाइंट, ग्लीडिंग ज्वाइंट, एलिप्सॉइड ज्वाइंट और सेडल ज्वाइंट। तो ये सब ज्वाइंट आप लोग याद रखिएगा। इधर उधर हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि सीरियल याद करना है। अब ये हो गया। अब फाइब्रस ज्वाइंट क्या है आपको बताना पड़ेगा, कार्टिलिजियस ज्वाइंट क्या है बताना पड़ेगा, साइनोवियल ज्वाइंट क्या है बताना पड़ेगा, और ये सब लिख दीजिएगा जो कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ओके। आगे चलते हैं। अब आता है लुई पाश्चर के बारे में। अब हमें किसके बारे में बताना है, यह माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है शॉर्ट क्वेश्चन में, एक लुई पाश्चर और एक जो है रॉबर्ट कोच के बारे में। तो आज हम लोग लुई पाश्चर के बारे में अच्छे से देखते हैं, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, फिर आगे हम लोग करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। देख लीजिए लुई पाश्चर के मतलब क्या है। तो लुई पाश्चर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अपना योगदान दिया। कैसे देख लीजिए, क्योंकि सब लोग को हमको फर्स्ट ईयर में माइक्रोबायोलॉजी भी 15 नंबर में पूछेगा आपके एग्जाम में, तो पढ़ना जरूरी है। देख लीजिए, लुई पाश्चर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अब लुई पाश्चर जो थे यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। अब लुई पाश्चर के बारे में बताना है तो उनका डिटेल्स बताना पड़ेगा, उनके योगदानों के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लुई पाश्चर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे।
इनका जन्म 27 दिसंबर 1822 को डोल फ्रांस में हुआ था। तो ये तो हो गया संक्षिप्त में इनका इंट्रोडक्शन कि लुई पास्चर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1822 को डोल के फ्रांस में हुआ था। ठीक है, चलिए। इनके रोगाणुओं पर काम करने ने दुनिया भर के लाखों लोगों को जीवन को बचाया। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रोग वाले जो दुनिया है, सूक्ष्म जीव का जो दुनिया है, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, रोगाणुओं पर काम किया, जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है। वैसे सूक्ष्म जीवों पर इन्होंने काम किया, जिससे दुनिया भर में लाखों जीवन को इन्होंने बचाया। क्योंकि आजकल जो देखते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक का जो कंसेप्ट आया वह यहीं से आया, क्योंकि इन्होंने रोगाणु का खोज किया जो बीमारी उत्पन्न करता है। तो जो भी रोग उत्पन्न करने वाला बीमारी हो वह क्या हो जाएगा, संक्रामक बीमारी हो जाएगा, जो किसी सूक्ष्म जीव के कारण हो। और संक्रमण किसी में होता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक होता है। तो पहले उस रोग के बारे में खोजा कोई, तो वह लुई पास्चर ही खोजा रोगाणुओं के बारे में, मतलब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में इन्होंने काम किया दुनिया भर में। इसीलिए लाखों लोग ने जो है इनके बारे में जाना। इन्होंने एंथ्रेक्स, हैजा, टीबी और चेचक के टीके की खोज की। इनका योगदान इतना है कि इन्होंने एंथ्रेक्स, हैजा, टीबी, चेचक जैसे टीके का इन्होंने खोज किया, वैक्सीन का बनाया। ठीक है, इन्होंने लुई पास्चर का योगदान वैक्सीन में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे एंथ्रेक्स का, हैजा का, टीबी का, चेचक का, इन सब का वैक्सीन का खोज इन्होंने किया। ठीक है, जर्म रोग सिद्धांत, जर्म डिजीज थ्योरी एवं पास्चुराइजेशन इनकी ही देन है। अब जो हम लोग पास्चुराइजेशन पढ़ते हैं, जिसमें किसी भी खाने वाले पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर जो है गर्म करके पुनः उसे ठंडा करके पैकिंग जो किया जाता है, जैसे सुधा, डेयरी मिल्क वगैरह, उन सब का पास्चुराइजेशन हो या जर्म डिजीज थ्योरी हो, इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे है, अब माइक्रोबायोलॉजी में इनका क्या योगदान है देख लीजिए। तो बैक्टीरियोलॉजी में यानी जीवाणु विज्ञान में, ठीक है, जीवाणु विज्ञान में अनेक नवीन तकनीकों एवं विधियों का विकास। अब माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी में अनेक नए नए तकनीकों और विधियों का विकास किया। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी में। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन तकनीक का प्रथम बार प्रयोग तथा स्टीम स्टेरिलाइजर का विकास। अब इन्होंने जो स्टेरिलाइजेशन है, कीटाणुनाशन है, इन्होंने रोग उत्पन्न रोगाणुओं को भी इन्होंने खोजा। ठीक है, कि किस रोग के कारण, किस सूक्ष्मजीव के कारण कौन सा रोग होता है, ये तो इन्होंने खोजा ही खोजा। साथ में इन्होंने रोगाणु को नष्ट करने के लिए, कीटाणु को नाश करने के लिए स्टेरिलाइजेशन तकनीक का भी प्रथम बार उपयोग किया। तथा इन्होंने गर्म यानी स्टीम जो होता है, भाप स्टेरिलाइजेशन, भाप से जो हम सूक्ष्म जीवों को, कीटाणु को विकास को रोकते हैं, उसका भी इन्होंने जो है खोज किया। इन्होंने एंथ्रेक्स, चिकन पॉक्स, हैजा, रेबीज के कारण का पता किया और इन्होंने सूक्ष्म जीवों का वर्णन किया, तभी जाके इन्होंने इसका टीका भी बना पाया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एंथ्रेक्स, चिकन पॉक्स, हैजा, रेबीज, इन सब के कारण और सूक्ष्म जीवों का वर्णन भी किया, क्योंकि इनका शुरू से ही आधार क्या था, रोगाणु का पता करना। इसीलिए दुनिया में बहुत सारे लोगों को इन्होंने बचा पाया, क्योंकि इन्होंने बताया कि बहुत सारे रोगाणु जो है बीमारी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिसके बाद एंटीबायोटिक्स का जो है दौर आया। ठीक है, एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन का विकास, इन्होंने एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन का भी विकास किया। इन्होंने रेबीज, हाइड्रोफोबिया तथा एंथ्रेक्स के विरोध वैक्सीन का भी विकास किया। तो ये रॉबर्ट कोच के बारे में कुछ इनका जानकारी है, कुछ वर्णन है माइक्रोबायोलॉजी में, कि इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी में नए नए तकनीकों का विकास और विधि का प्रयोग किया। इन्होंने स्टेरिलाइजेशन तकनीक का प्रथम बार उपयोग किया और स्टीम स्टेरिलाइजेशन का आगे विकास किया, डेवलप किया। इन्होंने एंथ्रेक्स, चिकन पॉक्स, हैजा, रेबीज के कारण, किस कारण होता है यह, सूक्ष्म जीव कौन सा है इसका इन्होंने वर्णन किया। इन्होंने एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन का विकास किया। इन्होंने रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया तथा एंथ्रेक्स के विरुद्ध वैक्सीन का विकास किया, टीका का विकास किया। तो यह जो है आपके हो गए पास्चुराइजेशन, लुईस पास्चर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आप इतना लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।